नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में बात करेंगे हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 के विद्रोह के बारे में। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस टॉपिक का बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे और उस पॉइंट पर विशेष जोर देंगे जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। बाकी हम सामान्य रूप से सभी बातों की चर्चा करेंगे। चर्चा साथियों करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिससे टॉपिक में क्या बनी रहे, क्रमबद्धता, यानी अपना स्वीटेंस बना रहे। तो हम क्या है, क्रमबद्धता बनाने के लिए सभी पॉइंट की चर्चा करेंगे, लेकिन उस पॉइंट को मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा, हाईलाइट करूंगा, जो आपसे परीक्षा में या तो पूछा गया है या फिर पूछा जाने की संभावना है। तो साथ ही इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें और इस कम समय की क्लास में, समय में आप इस टॉपिक का बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। आपकी जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा इस क्लास से मिल जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपका भरोसा है और आपके भरोसे पर मैं अपने कंटेंट के माध्यम से हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, बात करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। तो पहला पॉइंट इसकी बात करें कि इस विद्रोह के कारण पिछले क्या है, 100 वर्ष के इतिहास में छुपे हुए थे। यानी यह एक अचानक विद्रोह नहीं हुआ था। 100 वर्षों में जो घटनाएं घटी, उन सभी के छोटे छोटे कारणों को लेकर क्या है, भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हो गया और यह अंग्रेजों की खिलाफत करने लगे। और कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि भारतीयों को परेशान करने वाली थी। यानी इस विद्रोह के कारण क्या है, पिछले 100 वर्ष के इतिहास में छुपे हुए हैं। आरसी मजूमदार लिखते हैं कि गाड़ी भी तैयार थी, सुरंग भी तैयार थी, कोई भी भावना सरलता से चिंगारी लगा सकती थी। चर्बी वाले कारतूसों ने यह चिंगारी लगा दी, वह एक धमाका हो गया। इसने क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। ऐसा कौन लिखते हैं? आरसी मजूमदार। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन। किंतु इस विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद कौन बना? कॉलिन कैंपबेल। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य सेनापति विद्रोह को प्रारंभ होने के बाद कौन था? कॉलिन कैंपबेल था। उसके बाद बात करते हैं एक चर्चा चित्र को लेकर, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। यह चित्र किसने बनाया? टॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा बनाया गया। और इस चित्र में क्या है, अवध के विजेता कैंपबेल को एक नायक की तरह दिखाया गया है। कौन से चित्र में? द रिलीफ ऑफ लखनऊ। कैंपबेल ने क्या है, कानपुर व अवध में क्या है, विद्रोह को नियंत्रित करने का कार्य किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कानपुर व अवध में विद्रोह को नियंत्रित किसने किया, तो आपको जवाब देना है कैंपबेल। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट। तो 1857 के विद्रोह को लेकर कई चित्र बनाए गए जिनके द्वारा अंग्रेजों को श्रेष्ठ व भारतीयों को बर्बर बताया गया है। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के नायकों को बढ़ा चढ़ाकर बताया व उनकी छवियों को गढ़ने का प्रयास किया, जिसका उद्देश्य था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आम जनता को इन नायकों से प्रेरणा प्राप्त हो सके। इस कार्य किसने किया? राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा। बात करते हैं अगले चित्र के बारे में, इन मेमोरियम। यह चित्र किसने बनाया? जोसेफ जोएन पैटर्न के द्वारा बनाया गया। और इस चित्र में एक भयभीत युवती को अंग्रेज, यानी एक भयभीत अंग्रेज युवती को अपनी बाहों में अपने बच्चों को जकड़े हुए दिखाया गया है। कौन से चित्र में? इन मेमोरियन में। बात करते हैं ब्रिटेन के सेफ्ट सवरी ने इस विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या बताया? अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना। यह कौन बताता है? सेफ्ट सबरी। वहीं सैयद अहमद खां भी लिखती है कि अंग्रेजों ने अपनी ओर से धर्म प्रचारक नियुक्त कर रखे थे। उसके बाद देखें, मद्रास परिषद के एक सदस्य थे मेलकम ल्यूई। कौन? मेलकम ल्यूई। इन्होंने लिखा है कि हम और भारतवासी एक दूसरे से अपरिचित है। हमारी व इनकी स्थिति स्पार्टा के नागरिकों व हेलोटो के तरह है। हमने भारतीयों की प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने का प्रयास किया है। ब्रिटिश संसद के सदस्य थे मैगल्स। कौन? मैगल्स। इन्होंने कहा है कि हमें देवयोग से भारत का राज्य प्राप्त हुआ है। अब प्रत्येक अंग्रेज का यह कर्तव्य बनता है कि जितनी जल्दी हो सके
भारत को संपूर्ण ईसाई धर्म में क्या है, परिवर्तित किया जाए। ऐसा किसने कहा? मैगल्स ने। बात करते हैं एक पुस्तक के बारे में। पुस्तक का नाम आता है माजा प्रवास। यह पुस्तक क्या है, 1857 के विद्रोह को लेकर विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है। और इस पुस्तक में क्या है, 84 नियम बताए गए हैं जिनके द्वारा अंग्रेज हिंदू व मुसलमान दोनों के धर्म को क्या है, नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। तो उन सभी 84 नियमों का उल्लेख कहां पर किया गया है? माजा प्रवास में। किसने लिखी माजा प्रवास? विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं अगली पुस्तक को लेकर, फ्रॉम स्पॉय टू सूबेदार। एक सैनिक थे सीताराम पांडे, उन्होंने यह पुस्तक लिखी, यानी यह उनका क्या था, संस्मरण था। और यह मूल रूप से किस भाषा में लिखी? तो आपको जवाब देना है अवधी भाषा में। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नॉर्नेट के द्वारा। किसके द्वारा? नॉर्नेट के द्वारा। फ्रॉम स्पॉय टू सूबेदार। आपसे पूछा जाता है लेखक का नाम, सीताराम पांडे। भाषा पूछी जाएगी तो आपको बताना है अवधी भाषा। आपसे पूछा जाए इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नॉर्नेट के द्वारा। उसके बाद आपको आजमगढ़ घोषणा की डेट ध्यान रखनी है। आजमगढ़ घोषणा कब हुई? 25 अगस्त 1857 को। और किसने की? मुगल सुबेरा सम्राट था बहादुर शाह जफर, इसके द्वारा यह घोषणा की गई थी, आजमगढ़ घोषणा। इस घोषणा के द्वारा बहादुर शाह ने भारत के प्रत्येक वर्ग से यह अपील करी कि वे इस विद्रोह में उसका साथ देते हैं तो वह उन्हें पुराने दिन लौटा देगा। यह किसने कहा? बहादुर शाह जफर ने। उसके बाद बात करते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे तालुकेदार, कि तालुकेदार कौन थे? किसके बारे में? तालुकेदार के बारे में। तो साथियों, अवध में ब्रिटिश सरकार की नवीन प्रशासनिक नीतियों के कारण इस वर्ग का क्या है, उदय हुआ। अवध के जमींदार शहरी क्षेत्रों में चले गए तो उनकी ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में कर वसूल करने के लिए कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। तो वह धीरे धीरे किस वर्ग में कन्वर्ट हो गए? तालुकेदार वर्ग में। यानी यह वर्ग जनता से कर वसूल करके जमींदार को देता था। आपको ध्यान रखना है तालुकेदार वर्ग के बारे में कि यह वर्ग जनता से कर वसूल करके किसे देता था? जमींदार को देता था। और अवध विलय के कारण सबसे ज्यादा नुकसान इसी वर्ग को हुआ, यानी तालुकेदार वर्ग को, क्योंकि यहाँ पर तालुकेदारों की संख्या काफी ज्यादा थी अवध के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो आपको जवाब देना है अवध। और साथ ही यह प्रश्न तो किसी अभी हाल ही में किसी परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है। आपको वहां पर जवाब देना था अवध। साथियों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेजों की बंगाल आर्मी में ज्यादातर अवध के उच्च जाति के सैनिक थे, इसलिए अवध को क्या है, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया। नेपियर लिखता है कि बंगाल आर्मी के सैनिक उच्च जातीयता की भावना से प्रेरित थे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है चेरी फ्रूट के बारे में। किसके बारे में? चेरी फ्रूट के बारे में। तो डलहौजी ने 1951 में किसके बारे में कहा? अवध के बारे में, कि यह क्या है, चेरी फ्रूट है और इसे तो अंग्रेज कभी भी निगल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसके बारे में लॉर्ड डलहौजी ने 1951 में कहा कि यह एक चेरी फ्रूट है, इसे तो अंग्रेज कभी भी निगल सकते हैं। तो आपको जवाब देना होगा अवध। अगर आपसे यह प्रश्न इस तरह पूछा जाए कि अवध को चेरी फ्रूट किसने कहा? डलहौजी ने। कब कहा? 1951 में। यह चेरी फ्रूट है, इसे अंग्रेज कभी भी निगल सकते हैं। किसके बारे में कहा? अवध के बारे में। किसने कहा? डलहौजी ने। कब कहा? 1951 में। एक सामान्य सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है सोहराब मोदी के बारे में। इन्होंने 1857 के विद्रोह पर पहली फिल्म लक्ष्मीबाई पर बनाई थी। उसके बाद बात करते हैं क्रांति के कारणों में। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। कौन से कारण? राजनीतिक कारण। तो 1757 के बाद अंग्रेज जिस तरह भारत में राज्य विस्तृत कर रहे थे, उसके कारण भारत के प्रत्येक वर्ग में क्या है, बेचैनी उत्पन्न हो गई। अवध विलय के कारण भारत में अंग्रेजों के प्रति बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। वाजिब अली शाह जब लखनऊ छोड़कर जा रहा था, तब जनता ने कहा कि देह से जान जा चुकी है। किसके बारे में? वाजिब अली शाह के बारे में। अंग्रेज भारत में मुगल सम्राट की इज्जत को खराब कर रहे थे।
लॉर्ड एमस्टर्ड ने कहा कि मुगलों की बादशाहत अब केवल नाम मात्र की है। यह किसने कहा? लॉर्ड एमस्टर्ड के द्वारा। वहीं ऑकलैंड ने क्या कहा कि मुगल सम्राट को अपने दावे व अधिकार छोड़ने पड़ेंगे। तो यह एक राजनीतिक कारण थे 1857 के विद्रोह के, क्योंकि इससे क्या है, सीधा सीधा भारतीयों पर प्रभाव पड़ा था। लाल किला खाली करने करो, ऐसा किसने कहा? डलहौजी ने। कब कहा? 1854 में बहादुर शाह जफर से लाल किला खाली करने के लिए कहा गया। वहीं 1856 में कैनिंग ने क्या कहा कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट होगा, उसके उत्तराधिकारियों को मुगल सम्राट नहीं माना जाएगा। यह कथन भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहीं आपको नेक्स्ट पॉइंट अच्छा है, काफी परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1854 में डलहौजी ने जमींदार एवं जागीरदारों की जांच के लिए कहां पर? बंबई में इमाम कमीशन का गठन किया। यानी इमाम कमीशन के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इमाम कमीशन कहां पर बिठाया गया या कहां पर गठन किया गया? तो आपको जवाब देना है बंबई में। किसने किया? तो डलहौजी ने। कब किया? 1854 में। क्यों किया? जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए। तो साथियों होता यह है कि इमाम कमीशन की सिफारिश पर क्या हुआ? 20,000 जमींदारियां क्या कर ली गई? जब्त कर ली गई। अब जब 20,000 जमींदारियां जब्त कर ली जाएंगी तो जमींदार वर्ग में असंतोष होगा, वह क्रांति की भावना पैदा होगी, वह अंग्रेजों के विरोधी हो जाएंगे। तो यह एक सामान्य से छोटे छोटे कारण थे। तो आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इमाम कमीशन के बारे में, तो आपको ध्यान रखना होगा। 1860 में सर अय्यब अहमद खान ने कहा कि विद्रोह का प्रमुख कारण था भारतीयों को प्रशासनिक तंत्र में प्रवेश नहीं देना। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि विद्रोह का प्रमुख कारण भारतीयों को प्रशासनिक तंत्र में प्रवेश नहीं देना, यह किसने माना? तो आपको जवाब देना है सर अहमद खान ने कहा था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब देखते हैं अपन आर्थिक कारणों को लेकर। किसको लेकर? आर्थिक कारणों को लेकर। आर्थिक कारणों से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको यह सामान्य सी जानकारी याद रखनी है कि भारत में अंग्रेज भारतीय सामान के बदले में सोना चांदी देते थे, किंतु वाणिज्यवाद की नीति ने इसका विरोध किया। कालांतर में जब अंग्रेजों ने भारत में नवीन भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करी, अब यहीं के राजस्व से सामान खरीदकर क्या यूरोप में भेजा जाने लगा। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र को क्या है, पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। कार्ल मार्क्स लिखता है कि यह अंग्रेज घुसपैठियाई था जो भारत के ग्रामीण स्तर तक पहुंच गया व उसे बर्बाद कर दिया। ऐसा कौन लिखते हैं? कार्ल मार्क्स। प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ मद्रास जॉन सुलेवान लिखते हैं कि हमारी प्रणाली भारत में उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे सभी अच्छी वस्तुएं सोख लेती है व टेम्स नदी के किनारे ले जाकर निचोड़ देती है। ऐसा कौन लिखते हैं? जॉन सुलेवान। अब बात करते हैं साथियों आर्थिक कारणों में। अगला पॉइंट स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। और यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछले तो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था कि यह कहां पर विशेष रूप से लागू की है। तो आपको जवाब देना है कि विशेष रूप से यह व्यवस्था कहां पर लागू की गई? बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्रों में यह व्यवस्था विशेष रूप से लागू की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश व कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू की गई, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ब्रिटिश भारत के सबसे कम क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई। कौन सी? स्थायी बंदोबस्त। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा में भू राजस्व के कई क्षेत्र में कई प्रयोग करे थे। उसने जमीनों को एक एक वर्ष व पांच पांच वर्ष के लिए इजारेदारी पर देने की प्रथा चलाई। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स भू राजस्व के क्षेत्र में पूरी तरह सफल नहीं हुआ। उसके कार्य को कॉर्नवालिस ने आगे बढ़ाया व स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। आपको ध्यान रखना है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किसने किया? कॉर्नवालिस ने।
यहाँ पर मैं हाईलाइट करके अलग से लिख देता हूँ। आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया, तो आपको जवाब देना है कॉर्नवालिस। और कहाँ पर किया, तो यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसने, कहाँ पर, बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्रों में। तो साथी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किसने किया, कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस की इस व्यवस्था के निर्माण में साथ किसने दिया, तो आपको यह जवाब देना होगा। तो साथ किस किसने दिया था, जॉन सोर व जॉन ग्रांट के द्वारा। इन दो व्यक्तियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि इन्होंने इसमें क्या दिया, सहयोग, किसका, कॉर्नवालिस का। यानी स्थायी बंदोबस्त लागू करने में सहयोग किसने दिया, तो जॉन सोर व जॉन जेम्स ग्रांट के द्वारा। और यह व्यवस्था 1790 में 10 वर्ष के लिए लागू की गई, किंतु 1793 में इसे लंबे समय के लिए लागू किया गया। तो यह लागू क्यों की गई, 1790 में सर्वप्रथम 10 वर्ष के लिए, लेकिन 1793 में यह व्यवस्था लंबे समय के लिए क्या है, लागू कर दी गई। कौन सी, स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। और यह कब तक चलती रही, तो आपको जवाब देना होगा कि यह व्यवस्था 1956 तक चलती रही। आरसी दत्त जैसे इतिहासकार ने इस व्यवस्था की क्या की है, प्रशंसा की थी। प्रशंसा की थी क्योंकि वे स्वयं बंगाल के जमींदार वर्ग यानी जमींदारी परिवार से संबंधित थे। कौन, आरसी दत्त। इसलिए उन्होंने क्या है, इस व्यवस्था की प्रशंसा की थी। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। यानी इसमें क्या किया, अंग्रेजों ने जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया, किंतु किसानों को अंग्रेजों ने जमींदारों की दया पर नहीं छोड़ा था। जमींदारों को किसानों को पट्टे देने होते थे जिनमें कर की रकम लिखी हुई थी। यानी आपको इस पे ध्यान रखना है विशेष रूप से कि इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया, किसको, जमींदार को, किंतु किसानों को अंग्रेजों ने जमींदार की दया पर नहीं छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक बंदोबस्त किया कि जमींदारों को क्या करना होता था, किसानों को पट्टे देने होते थे, और जिसमें क्या लिखा होता था, कर की रकम लिखी हुई होती थी। तो आपको यह पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखना है स्थायी बंदोबस्त को लेकर। बात करती है, इस व्यवस्था में लगान की दर लंबे समय के लिए निश्चित कर दी गई। बार बार उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। किसमें, कि जो लंबे समय के लिए लगान की दर निश्चित कर दी गई, उसमें क्या है, बार बार उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने प्रारंभ में कर की रकम बहुत ज्यादा निर्धारित करी, क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में वे इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कर की रकम क्या थी, बहुत ज्यादा। प्रारंभ में ज्यादा लगान होने के कारण कई जमींदार समय पर लगान नहीं चुका सके। इस कारण उनकी जमींदारियां क्या कर दी गई, नीलाम कर दी गई। प्रारंभ में यह व्यवस्था अंग्रेजों के लिए लाभदायक रही, किंतु आगे चलकर अंग्रेजों को इस व्यवस्था में नुकसान हुआ, क्योंकि उत्पादन मूल्य समय के अनुसार बढ़ता है, किंतु अंग्रेजों ने तो उतना ही कर मिलेगा जितना तय कर दिया था। यानी जो उन्होंने शुरू में नियम बना दिए थे उतना ही उन्हें वो मिलेगा, कर। तो इससे क्या है, आगे चलकर अंग्रेजों को नुकसान होने लगा। इस व्यवस्था में अंग्रेजों को बार बार लगान निर्धारित करने से मुक्ति मिली, जिसमें समय व धन की बचत हुई। वह जमींदारों के रूप में एक स्वामी भक्त वर्ग का भी सहयोग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में अंग्रेजों ने सूर्यास्त का नियम बनाया। तो यह सूर्यास्त का नियम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से। और यह सूर्यास्त का नियम क्या था, यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। किसमें कहा गया था कि किसी निश्चित दिन को सूर्य अस्त होने से पहले जमींदार को क्या है, लगान जमा करवाना होगा, वरना उसकी जमींदारियों को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। तो यह था सूर्यास्त का नियम। इस व्यवस्था में अंग्रेजों को लंबे समय बाद नुकसान नजर आने लगा, तो उन्होंने बंगाल में नवीन कृषि योग्य क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू नहीं करी।
तो साथियों यहाँ से आपको सूर्यास्त का नियम आप ध्यान रखना है, किससे संबंधित था, स्थायी बंदोबस्त से। और यह क्या था, इसमें एक डेट फिक्स कर दी जाती थी, उस समय उस दिन सूर्य अस्त होने से पहले आपको क्या लगान जमा करना होगा। अगर कोई जमींदार वर्ग या जमींदार ऐसा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। अब बात करते हैं हलवा कुदाल संघर्ष को लेकर। किसको लेकर, हलवा कुदाल संघर्ष को लेकर। तो यह कहां पर होता है, राजमहल की पहाड़ियों में। पहाड़िया जनजाति के द्वारा किया गया, और राजमहल की पहाड़ियां कहां पर है, बंगाल में। जॉन बुकानन ने पहाड़ियों की जीवन शैली के बारे में लिखा था। बुकानन ने कंपनी को बताया कि पहाड़ियां जमीन का उचित उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, वे कुदाल से खेती करती है। अंग्रेजों ने पहाड़ियों को उनके क्षेत्रों से निकाल दिया, वहां पर संथालों को बसाया। संथाल क्या करते थे, हल से खेती करते थे। अंग्रेजों ने संथालों द्वारा जोती जाने वाली जमीन पर ज्यादा टैक्स निर्धारित कर दिया। इससे नाराज होकर संथालों ने सिद्धू व कानू के नेतृत्व में विद्रोह किया। आपको ध्यान रखना है हलवा कुदाल संघर्ष को लेकर, दो व्यक्तियों के नाम, जिसमें सिद्धू व कानू का नाम आता है, और किसने, संथालों ने। और किनको निकाल दिया था यहाँ पर, पहाड़ियों को। तो यह हलवा कुदाल का संघर्ष किसके नेतृत्व में हुआ, सिद्धू व कानू के नेतृत्व में। कहां पर, राजमहल की पहाड़ियों में, जो कि कहां पर स्थित थी, बंगाल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है महलवाड़ी बंदोबस्त। यह सभी आर्थिक कारणों के बारे में हम बात कर रही है। तो महलवाड़ी बंदोबस्त में आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने सबसे अंत में जो क्षेत्र जीते थे उनमें यह व्यवस्था क्या कर दी गई, लागू कर दी। और यह व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रांत व पंजाब में लागू की। यानी यह व्यवस्था कहां पर लागू की, आगरा, अवध, मध्य प्रांत व पंजाब में लागू किया गया था यह बंदोबस्त। कौन सा, महलवाड़ी बंदोबस्त। और इस व्यवस्था में संपूर्ण गांव यानी महाल का लगान एक साथ निश्चित किया जाता था, व गांव के किसी प्रमुख व्यक्ति को लगान चुकाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। यानी इस व्यवस्था में, महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि संपूर्ण गांव का लगान क्या कर दिया था, एक साथ निश्चित, और किसी एक व्यक्ति को लेकर उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी कि आपको लगान भरना होगा समय से। तो साथ ही इस व्यवस्था में कर चुकाने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से गांव के सभी किसानों की थी। यह व्यवस्था सर्वप्रथम, यानी इस व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रमुख नाम किसका आता है, हॉट मैकेंजी का। किसका, हॉट मैकेंजी का। तो महलवाड़ी बंदोबस्त में आपको नाम ध्यान रखना है, हॉल्ट मैकेंजी। इस व्यवस्था में जमीनों के नक्शे बनाकर भू राजस्व निर्धारित करने का कार्य किसने किया, मार्टिन बर्ड के द्वारा। तो साथियों महलवाड़ी बंदोबस्त में जमीनों के नक्शे बनाकर भू राजस्व निर्धारित करने का कार्य किसने किया, मार्टिन बर्ड के द्वारा। जो कि आजकल पटवारियों के पास आप नक्शे देखते हो, इस प्रकार के नक्शे बनाए जाते थे, और वहां पर क्या किया दिया जाता था, भू राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था। इस कारण इसे उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको जवाब देना होगा मार्टिन बर्ड को। किसे, मार्टिन बर्ड को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से आपको तीन चार व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं। एक तो हॉर्ट मैकेंजी का, और जमीनों के नक्शे बनाकर भू राजस्व निर्धारित करने का कार्य किसने किया, मार्टिन बर्ड के द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और साथ ही महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या है, लगान एक साथ किस पर कर दिया जाता था, संपूर्ण गांव पर, जिसे महाल कहा जाता था। और गांव के किसी एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी कि लगान आप भरोगे। और इस व्यवस्था में क्या हुआ था, कर चुकाने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से गांव के सभी किसानों की थी। तो यह किसके बारे में हमने बात की, महलवाड़ी बंदोबस्त को लेकर। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर। तो आपको याद रखना है इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इसे आसानी से समझना होगा। तो इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने राजस्व प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से रैयत यानी किसान प्रजा के साथ समझौता किया। यानी अंग्रेजों ने क्या है, डायरेक्ट किसान से संपर्क करना स्टार्ट कर दिया। यानी किसान, जिसे हम पहले क्या कहते थे, रैयत। तो राजस्व प्राप्ति के लिए किस अंग्रेजों ने क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से रैयत यानी कृषक प्रजा के साथ समझौता किया। किस
रैयतवाड़ी। रैयत आते ही आपको किसान समझ आ जाना चाहिए और सीधा समझ जाना चाहिए कि अंग्रेजों का लगान लेने के लिए, शुल्क लेने के लिए, कर वसूल करने के लिए किससे संपर्क हो गया? सीधा कृषक वर्ग से, यानी जिसे हम रैयत कहते हैं। यह व्यवस्था अंग्रेजों ने विशेषकर दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू की। आपको यह बात ध्यान रखनी है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में कि यह कहाँ पर लागू की? दक्षिण भारत में, और बंबई व मद्रास में व असम के कुछ क्षेत्रों में लागू की। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई? दक्षिण भारत में लागू की गई, और बंबई, मद्रास व असम के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। और सर्वप्रथम 1792 में सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू करी गई। आपसे पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, कब लागू की गई? 1792 में। सर्वप्रथम कहाँ पर? 12 महल के क्षेत्र में, और 12 महल का क्षेत्र कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में। यह व्यवस्था क्या है? लागू की गई थी। तो आपको यह बात भी अच्छे से ध्यान रखनी है कि उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में कैप्टन रीड व थॉमस मुनरो का नाम आता है। तो आपको दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं, कैप्टन रीड व थॉमस मुनरो। मुनरो 1823 से 1828 के मध्य मद्रास का क्या था? गवर्नर था। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए कि रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था, तो आपको जवाब देना है थॉमस मुनरो। कौन सा? थॉमस मुनरो। इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ इसलिए समझौता करा क्योंकि दक्षिण भारत में कृषि के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं रहे, वहां पर जमींदारी वर्ग भी अस्तित्व नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? किसानों से प्रत्यक्ष रूप से क्या है? समझौता किया था। यानी इस बंदोबस्त द्वारा अंग्रेजों ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के सिद्धांतों को भारत में लागू किया। आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है भाषा को लेकर कि किस बंदोबस्त के द्वारा अंग्रेजों ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के सिद्धांतों को भारत में लागू किया? और तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इस प्रकार के ऑप्शन देंगे। तो आपको उसमें जवाब देना होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी व्यवस्था। रिकार्डो कहता है कि कर का निर्धारण वर्तमान उत्पादन मूल्य के आधार पर करना चाहिए। बात करते नेक्स्ट पॉइंट, महलवाड़ी व रैयतवाड़ी में लंबे समय के लिए लगान निश्चित किया गया था। समय समय पर लगान की दर परिवर्तित की जा सकती थी। यानी इसमें क्या है? समय समय पर लगान की दर परिवर्तित की जा सकती थी। और ब्रिटिश भारत की सर्वाधिक भूमि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यानी ब्रिटिश भारत की सर्वाधिक भूमि पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यह पॉइंट भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अंग्रेजों के लिए भी यह सर्वाधिक लाभदायक थी। सर्वाधिक लाभदायक अंग्रेजों के लिए कौन सी व्यवस्था थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में आने वाले युवा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य भी यह व्यवस्था सर्वाधिक लोकप्रिय रही। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो साथियों, इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे इसमें दो व्यक्तियों के नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। कौन सा? कैप्टन रीड व थॉमस मुनरो का नाम। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो थॉमस मुनरो। और यह व्यवस्था कहां पर लागू की गई? दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में। और क्षेत्रों में भी नाम आते हैं बंबई, मद्रास व असम के कुछ क्षेत्र में। और यह सीधे किससे थी? तो राजस्व प्राप्ति के लिए सीधे किसानों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क था। यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट आता है अपना औद्योगिकरण का काल। तो औद्योगिकरण का काल कब से कब तक था? 1850 से 1800 से 1850।
यह सभी 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों की बातें हम कर रहे हैं। तो 17वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग काफी विकसित अवस्था में थे। अंग्रेज प्रारंभ में भारतीय सूती कपड़ा खरीदते थे। रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास के लेखक डेफो ने लिखा है कि भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों व सोने के कमरों में पहुंच चुका है। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने भारतीय वस्त्र उद्योग को पूरी तरह नष्ट कर दिया। विलियम बेंटिंग लिखता है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदानों में पड़ी है। यानी इसमें क्या है, मैं आपको समझाना चाहूंगा, 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों में अनौद्योगिकरण का जो काल था, यानी अंग्रेजों के द्वारा भारत के उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचाया गया और अपने फायदे के कार्य किए जाने लगे। बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित की गई, जिससे भारतीय जो मजदूर वर्ग था, जो मेहनती वर्ग था, उसे काम नहीं मिल रही और यहाँ के उद्योग को क्या है, पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। यहाँ से कच्चा माल खरीदकर अपने देश पहुंचाते, ब्रिटेन पहुंचाते, वहां से माल तैयार करवा कर भारत में लाते और उसे उच्च दरों पर बेचते। तो यह क्या है, भारत की उद्योग को पूरी तरह बर्बाद करने का कार्य भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ऐसा एक अन्य कारण है, तो कृषि का वाणिज्यीकरण, यह भी आता है आर्थिक कारणों में। कौन सा? कृषि का वाणिज्यीकरण। तो इसमें हम बात करेंगे, यह भी आर्थिक कारणों यानी विद्रोह के आर्थिक कारणों में से ही एक कारण है। तो मध्यकालीन भारत में नगदी फसलों के लिए तिजारती फसलें व जिनसे कामिल शब्द काम में लिया गया। खाने योग्य फसलों के स्थान पर नगदी फसलों का उत्पादन कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। सामान्यतः कृषि का वाणिज्यीकरण किसानों के लिए फायदे की बात थी, किंतु ब्रिटिश भारत में यह किसानों के लिए नुकसानदायक बात रही। नोट कर कर रखना, वह इम्पोर्टेंट वर्ड स्थित प्रज्ञ की विचारधारा गीता में मिलती है। तो यह एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसके बारे में याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बात करें नेक्स्ट, अंग्रेजों ने ज्यादा भू राजस्व निर्धारित किया था। कई किसान उसे समय पर चुका नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या है, मजबूरी में नगदी फसलें उगाई। ब्रिटिश भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण एक थोपी हुई प्रक्रिया थी। यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, नोट कर कर। तो इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए अमेरिका से कपास मिलती थी, किंतु इंग्लैंड को डर लगने लगा कि भविष्य में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया है, वह वहां से कपास आना बंद हो गया तो समस्या हो सकती है। इस कारण अंग्रेजों ने क्या है, भारत में कपास उत्पादन के लिए प्रेरित करा। अमेरिका में गृह युद्ध नहीं हुआ, वह वहां की कपास इंग्लैंड को मिलती रही। वह महाराष्ट्र की कपास घटिया निकल गई, किसानों को कोई खरीदार नहीं मिला, किसान क्या है, बर्बाद हो गए। यानी कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। पहले तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों को यानी महाराष्ट्र के किसानों को कपास उगाने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने क्या किया, अन्य जो फसल उगाओगे उस पर हम क्या है, कर ज्यादा लेंगे। अगर आप नगदी फसल उगाओगे, नकदी, तो उस पर हम क्या है, टैक्स कम लेंगे और उसे हम खरीदेंगे, ऐसा भरोसा दिलाया गया। लेकिन यहाँ की जो महाराष्ट्र की कपास थी वो थोड़ी अच्छी किस्म की नहीं थी, उन्हें अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उन्हें जो इंग्लैंड से मिल रही थी वह काफी, सॉरी, अमेरिका से मिल रही थी कपास, वह बेस्ट लगी, वह अमेरिका से रेगुलर खरीदते रहे। और उन्होंने क्या है, महाराष्ट्र की कपास जो किसानों से बोलकर उगवाई करवाई फसल, उसे क्या है, खरीदा नहीं। और उससे क्या है, जो भारत के किसानों ने, महाराष्ट्र के किसानों ने कपास के तौर पर अपनी फसल तैयार की, उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, तो इससे क्या है, वह किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए। तो यह एक प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों के प्रति जो किसानों के दिल में जो हीन भावना हो गई, यानी किसान वर्ग भी अंग्रेजों का पूर्णतः विरोधी बन गया था। तो यह भी एक छोटे छोटे कारण है 1857 के विद्रोह के। यह समझने की बात है, यहाँ से कोई इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि कौन कौन से कारण थे 1857 के विद्रोह के। अगर आपसे कोई लिखने को लेकर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे आसानी से लिख सकोगे। अब बात करते हैं किसके बारे में, धार्मिक कारणों के बारे में, कि 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण कौन कौन से थे। तो गोपीनाथ नामक हिंदू ने लिखा है कि जेल में कैदियों को प्रतिदिन
ईसाई अध्यापक ईसाई धर्म की शिक्षा देता था। ऐसा कौन लिखता है? गोपीनाथ। 1806 में वेल्लोर तमिलनाडु में सैनिकों ने विद्रोह किया। इसका कारण था कि सैनिकों को धर्म सूचक चिन्ह धारण करने की इजाजत नहीं दी गई। यानी सैनिकों को धर्म सूचक चिन्ह धारण करने की इजाजत नहीं दी गई। कहां पर? वेल्लोर तमिलनाडु में। तो वहां पर क्या है, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब? 1806 में। यह एक धार्मिक कारण थे, क्योंकि 1806 क्या, 1800 से लेकर यानी 1757 से लेकर जो भी घटनाएं घटी, वह 100 वर्षों का एक असंतोष था जो 1857 के विद्रोह के रूप में निकलकर सामने आया। तो हम एक एक कारण को देखते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की इजाजत दी गई। यह भी एक छोटे छोटे कारण थे धार्मिक कारणों में। 1830 में ईसाई मिशनरियों को खुले रूप से धर्म प्रचार करने की छूट दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तथा 1850 में अंग्रेजों ने धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, कौन सा नियम? धार्मिक नियोक्ता अधिनियम। कब? 1850 में, जिसे लैक्स लॉ की कानून भी कहा जाता है। यदि कोई हिंदू ईसाई बनता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह इस नियम या इस कानून में प्रावधान था। कौन से में? धार्मिक नियोक्ता अधिनियम में। और यह अधिनियम कब पारित किया गया? 1850 में। वही तिलक अंग्रेजों के व्यवहार के प्रति लिखते हैं कि कोई आत्मसम्मान युक्त जाति इससे 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कौन लिखते थे? कौन, किसने बताया? तिलक के द्वारा। अब बात करते हैं साथियों 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों के बारे में, सामाजिक कारणों के बारे में, सॉरी, सामाजिक कारणों के बारे में बात करें। उसके बारे में बात करेंगे हम प्रशासनिक कारणों को लेकर। किसको लेकर? प्रशासनिक कारणों को लेकर। तो सामाजिक कारण में बात करें, अंग्रेज भारत में कई कानूनों के द्वारा सामाजिक सुधार कर रहे थे, जिसे भारतीयों ने अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप समझकर उनका क्या कर दिया? विरोध किया। जैसे सती प्रथा को बंद किया और काफी ऐसी प्रथाएं थी जो काफी सामाजिक नियम थे भारत के, भारतीय लोगों के, लेकिन अंग्रेज उसमें क्या कर रहे थे? इंटरफेयर कर रहे थे। तो इन्होंने, भारतीयों ने क्या, ऐसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप समझा और अंग्रेजों का क्या किया? भरपूर विरोध किया और वह अंग्रेजों के पूर्णतः विरोधी बन गए। उसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक कारण की लेकर। 1854 में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की मुक्त डाक सेवा को समाप्त कर दिया। यानी भारतीय सैनिकों की मुक्त डाक सेवा को समाप्त कर दिया 1854 में अंग्रेजों के द्वारा। यह प्रशासनिक कारण थे। अब इससे क्या है, जो भारतीय सैनिक थे उनकी मुक्त डाक सेवा को समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो वह क्या है, अंदर ही अंदर अंग्रेजों के विरोधी बन गई। अंग्रेजों ने भारत में नवीन पुलिस व कानून व्यवस्था लागू करी। कॉर्नवालिस ने नीचे से ऊपर तक अदालतों की श्रृंखला बनाई, किंतु भारतीयों ने उसका भी विरोध किया। ब्रिटिश कानून व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें कानून की दृष्टि से सबको समान रखा गया। तो यह नोट के तौर पर सामान्य सी बात है। उसके बाद अगला नोट, मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में थे। इन्होंने लिखा कि मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, अब केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बाकी है। यानी यह कथन किसका है? मिर्जा गालिब का। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्रांति के समय भारत में वायसराय कौन था? तो आपको जवाब देना होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना कौन सा? तात्कालीन कारण। आपसे इस तात्कालिक कारण को लेकर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, यानी तात्कालिक। तो भारतीय गवर्नर कौन थे? जनरल हार्डिंग। कब से कब तक रहे? 1844 से 1848। इनके समय भारतीय सेना का आधुनिकीकरण हुआ। वह पुरानी ब्राउनवेस राइफल के स्थान पर कौन सी लाई गई? एनफील्ड राइफल। इसी राइफल में चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की जाने की क्या अफवाह फैल गई।
यानी ऐसी अफवाह फैल गई कि जो ब्रांडवेल राइफल है उसके स्थान पर एक नई राइफल लाई गई, एनफील्ड राइफल। और भारतीय सैनिकों के मध्य यह एक अफवाह फैल गई कि इस राइफल में जो भी कारतूस लगती है वह कैसी है, चर्बी युक्त है, यानी जिसमें गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, ऐसी अफवाह फैल गई थी। तो भारत में चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की अफवाह कहाँ पर फैली? कलकत्ता के दमदम शस्त्रागार से बताई जाती है। यानी सबसे पहले अफवाह कहाँ पर फैली? कलकत्ता के दमदम शस्त्रागार में। 23 व 26 फरवरी 1857 को दमदम बंगाल व बहरामपुर कलकत्ता में सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो सबसे पहले इस एनफील्ड राइफल में लगने वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किसने किया? तो 23 फरवरी व 26 फरवरी को दमदम बंगाल व बहरामपुर कलकत्ता में सैनिकों ने क्या मना कर दिया सीधा अंग्रेजों को, कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी 1857 के विद्रोह की पहली घटना अगर आपसे पूछी जाए तो आपको जवाब देना है 29 मार्च को। कहां पर? कलकत्ता के बैरकपुर में। और यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे, जो कि कहाँ के निवासी थे? बलिया। और बलिया कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अंग्रेज अधिकारी थे कौन? बाघ। यानी अंग्रेज अधिकारी बाघ व ह्यूसन पर क्या है, गोलियां चलाई। किसने? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे कहाँ के थे? बलिया उत्तर प्रदेश के। यानी कलकत्ता में छावनी थी, कलकत्ता के बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे उसके, मंगल पांडे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि 1857 की विद्रोह की पहली घटना, तो आपको बतानी है 29 मार्च 1857 को घटी। कहां पर? बैरकपुर, जो कि कलकत्ता में पड़ता है। और यहाँ पर एक कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। और इसके सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। और इन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेज अधिकारी बाघ की व यूसर पर क्या कर दी? गोलियां चला दी, जिसमें बाघ की क्या मृत्यु हो गई थी। तो साथियों, यह एक 1857 की क्रांति की क्या है, प्रमुख घटना थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ इन दो लाइन से काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और यहीं से पूछा जाता है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के प्रतीक क्या थे, तो रोटी व कमल का फूल। क्या? रोटी व कमल का फूल। क्योंकि इनके माध्यम से विद्रोही क्या करना चाहते थे, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। साथ ही एक ऐसा आइडिया हुआ है कि जब विद्रोहियों को अपनी एक सूचना एक दूसरे से, एक गांव से दूसरे गांव पहुंचानी होती थी, वे रोटी व कमल का फूल का प्रयोग करते थे। ऐसा हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट इसकी जानकारी कोई नहीं मिली है। तो आपको तो क्या ध्यान रखना है, इसका प्रतीक क्या था? रोटी व कमल का फूल। और साथ ही यह विद्रोह 10 मई 1857 को क्या प्रारंभ हुआ। और इस दिन क्या है, मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो कहां पर? मेरठ में। मेरठ में एक अंग्रेज थे कौन? हैविट। यह विद्रोह को क्या है, नियंत्रित नहीं कर सका। और मेरठ के विद्रोही सैनिक कहां पर? 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? दिल्ली। और यहाँ इन्होंने शस्त्रागार का प्रमुख कैप्टन था बिलोबी। यह भी बिलोबी भी विद्रोहियों को नियंत्रित नहीं कर सका। यानी जो मेरठ के सैनिक थे वह सीधे कहाँ पहुंच गए? 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और शस्त्रागार को क्या कर लिया? लूट लिया। अब बात करते हैं किसके बारे में? विद्रोह के प्रमुख केंद्र व नेतृत्वकर्ताओं को लेकर। तो सबसे पहले अपना देखते हैं कौन सा? लखनऊ। उसके बाद बात करेंगे कानपुर के बारे में। किसके बारे में? कानपुर के बारे में। तो साथियों, लखनऊ में कौन था विद्रोह का नेतृत्व करने वाला? बाजिब अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। और अपने अल्पवयस्क पुत्र था इनका ब्रिजेश कद्र। इसकी ओर से इन्होंने क्या है, इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कहां पर? लखनऊ में। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रखना होगा, यह विद्रोह कब से कब तक चला? 30 मई 1857 से मार्च 1858 तक चलता रहा। यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी आए, लॉरेंस। और यह लॉरेंस क्या है, मारा गया।
आपको ध्यान रखना है लॉरेंस कहाँ पर मारा गया था, लखनऊ में। लेकिन हजरत महल थी, इसे कहाँ पर जाना पड़ा, इसे नेपाल की ओर जाना पड़ा। यह पॉइंट भी आपको नोट कर कर ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के बारे में सत्य असत्य कथन बताइए, और उसमें बता दिया जाएगा कि हजरत महल की मृत्यु हो गई। लेकिन साथियों यह पॉइंट आप पढ़ते ही समझ जाओगे, क्योंकि जब आपको पता होगा कि हजरत महल कहाँ पर चली गई थी, नेपाल की ओर चली गई थी। अब बात करते हैं कानपुर की। तो 5 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह होता है, और किसके नेतृत्व में होता है, तो नाना साहब। और नाना साहब को हम किस नाम से जानते हैं, दौदू पंत के नाम से। और कानपुर में एक स्थान आता है सती चौरा, इस स्थान पर अंग्रेज व्हीलर का है क्या है, मारा जाता है। यानी व्हीलर की मृत्यु कहां पर हुई, कानपुर में। बीबीगढ़ महल कांड कहां पर हुआ और कब हुआ, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो 15 जुलाई 1857 को कानपुर में क्या हुआ था, बीबीगढ़ महल कांड। इसमें कई अंग्रेज औरतें व बच्चों को मार दिया गया, किसमें, बीबीगढ़ महल कांड में। नाना साहब को इस कांड से मुक्ति अंग्रेज महिला हार्टेस्टेट की गवाही के कारण मिली। यानी जो नाना साहब थे कानपुर में, जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, इन्हें इस बीबीगढ़ महल कांड से मुक्ति किसके कारण मिली, एक अंग्रेज महिला थी हार्टेस्टेट। इन्होंने गवाही दे दी कि इसमें क्या है, नाना साहब या धोदू पंत का कोई योगदान नहीं है, तो इस कारण क्या है, इन्हें मुक्त कर दिया गया, किसे, नाना साहब को। अब बात करते हैं झांसी के बारे में। किसके बारे में, झांसी के बारे में। तो झांसी के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर विद्रोह कब हुआ, जून 1857 में। और किसके नेतृत्व में हुआ, लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। और लेकिन लक्ष्मीबाई की मृत्यु अगर आपसे पूछ लिया है तो कब होती है, मई 1858 में। कहां पर, ग्वालियर में। अब बात करते हैं सीधे सीधे स्थान, वहां पर नेतृत्व करता। तो गोरखपुर में किसने नेतृत्व किया, गजाधर सिंह ने। मथुरा में नेतृत्व किसने किया, देवी सिंह ने। मेरठ में किसने नेतृत्व किया, कदम सिंह ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने। साथ ही आप कमेंट में मुझे बताओगे, यह प्रश्न किसी अभी हाल ही एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मेवात में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। बात करते हैं असम के बारे में। तो यहाँ पर नेतृत्व किया था कंदर पेशवर व मजीराम दत्त, यानी मणिराम दत्त के द्वारा असम में नेतृत्व किया गया। बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर खान के द्वारा। दिल्ली में मोहम्मद शाह जफर के द्वारा। संबलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। बड़ौत परगना पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर शाहूमल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यह अपने आप को 84 देश का मुखिया कहता था, कौन, शाहूमल, शाहूमल। बात करते हैं रोहिलखंड के बारे में। तो रोहिलखंड में नेतृत्व किसने किया, खान बहादुर खान ने। किसने, खान बहादुर खान ने। इसने बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र आते हैं, किसमें, रोहिलखंड में। तो रोहिलखंड में नेतृत्व किसने किया 1857 के विद्रोह का, खान बहादुर खान के द्वारा। बात करते हैं बरेली में बख्त खान ने विद्रोह किया। किसने, बख्त खान ने। कहां पर, बरेली में। विद्रोह के बाद बख्त खान कहां पर चला गया, दिल्ली चला गया। और यहाँ पर विद्रोह का दमन किसने किया, विंसेंट आयर ने। तो बरेली में विद्रोह का दमन किसने किया, आपको ध्यान रखना है, विंसेंट आयर का नाम। बात करते हैं छोटा नागपुर। तो यहाँ पर किया था आदिवासी गोनू के द्वारा विद्रोह। उसके बाद बात करते हैं फैजाबाद। तो यहाँ पर नेतृत्व किया था मौलवी मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। किसके द्वारा, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। इसी मौलवी अहमदुल्ला को हम किस नाम से जानते हैं, डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। किसे, मौलवी अहमदुल्ला को। आपसे प्रश्न पूछा जाए किस विद्रोही के द्वारा 1857 के विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया, तो इसने क्या दिया, जिहाद का नारा, यानी धर्म युद्ध। और यहाँ पर कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को नियंत्रित किया। फैजाबाद में कर्नल रेनाल्ड ने विद्रोह को नियंत्रित किया। यानी कर्नल रेनाल्ड व कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ पर क्या है, विद्रोह को
नियंत्रित करने का कार्य किया। कहाँ पर? फैजाबाद में। अब बात करते हैं जगदीशपुर बिहार के बारे में। तो जगदीशपुर बिहार में नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह के द्वारा। और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके भाई अमर सिंह के द्वारा यहाँ पर क्या है, नेतृत्व किया गया था इस विद्रोह का। वही इस विद्रोह का दमन किसने किया? विसेंट आयर व टेलर के द्वारा जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का दमन किया गया। बात करते हैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर नेतृत्व किसने किया इस विद्रोह का? प्रताप सिंह व उनके भाई वीर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? प्रताप सिंह व उनके भाई वीर सिंह के द्वारा। साथियों बात करें इस विद्रोह में भारत के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का क्या है, साथ दिया था। तो ये एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है कैनिंग के बारे में। यदि सिंधिया इस विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे अगले दिन ही भारत से लौटने की तैयारी करनी पड़ती। यह किसने कहा था? कैनिंग ने। वही रसेल के बारे में, यदि पटियाला नावा व जिंद के शासक हमारे साथ नहीं होते, वह पंजाब शांत नहीं रहता, तो इस विद्रोह को दबाना मुश्किल था। यह किसने कहा? रसेल के द्वारा। विद्रोह के बाद सर्वप्रथम अंग्रेजों ने दिल्ली को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। सितंबर 1857 में दिल्ली नियंत्रित हो गई। यहाँ पर अंग्रेज निकलसन क्या है, मारा गया। तो निकलसन कहाँ पर मारा गया? दिल्ली में विद्रोह को नियंत्रित करते हुए। उसके बाद अंग्रेज हडसन ने विद्रोह की यानी दिल्ली के विद्रोह को क्या है, नियंत्रित किया। किसने? हडसन ने। तो निकलसन व हडसन ने विद्रोह का दमन कहाँ पर किया, यानी नियंत्रित कहाँ किया? दिल्ली में, जिसमें निकलसन मारा गया। उसके बाद हडसन ने क्या है, दिल्ली के विद्रोह को नियंत्रित करने का कार्य किया। बात करते हैं 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर। तो साथियों इस इतिहासकारों में क्या है, इस विद्रोह के स्वरूप को लेकर कई विवाद है। जैसे 1959 में पूर्णचंद्र जोशी ने रिवेलियन 1857 ए सिंपेजिशन नामक पुस्तक में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इस विद्रोह की घटनाओं का विश्लेषण किया है। अधिकांश अंग्रेज इतिहासकार जैसे कि मॉलिसन व ट्रेवलियन ने इस विद्रोह को क्या कहा? सैनिक विद्रोह का। सर सैयद अहमद खान ने एन इसी ऑन द कोच ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1857 में इस विद्रोह को क्या कहा? सैनिक विद्रोह। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा? सैनिक विद्रोह था। पूर्णचंद जोशी की पुस्तक के बारे में आपको ध्यान रखना है। मॉलिसन व ट्रेवलियन ने किस क्या कहा? इसे सैनिक विद्रोह का। वही सैनिक विद्रोह किस अन्य ने भी कहा? तो मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय का नाम भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इनके द्वारा भी इस विद्रोह को क्या कहा गया? सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह किस किसने कहा, आपको पता चल गया। वही बात करते हैं इसी राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिजरेली के द्वारा। यह क्या था? ब्रिटिश राजनेता था। इसने कहा कि यह क्या था? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उनके अनुसार साम्राज्य का उत्थान व पतन केवल चर्बी वाले कारतूसों से नहीं होता है। यानी आपको तो यह ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन डिजरेली के द्वारा। वही नेक्स्ट बात करें तो आपको ध्यान रखना है आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक सिपॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट 1857, आपसे इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि यह पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है आरसी मजूमदार। और उसने इस पुस्तक में क्या कहा कि यह विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही सुनियोजित था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा यह कथन? आरसी मजूमदार के द्वारा। मजूमदार लिखते हैं कि इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया था, जैसे कि जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद रोम शक्तिशाली हुआ था। ऐसा कौन लिखते हैं? आरसी मजूमदार। वही आपको ध्यान रखना है बर्बरता व सभ्यता का संघर्ष, इस विद्रोह को किसने बताया? तो आपको जवाब देना होगा टी आर होम्स। नोट कर कर एक बात ध्यान रखनी है, बनारस में नील नामक अंग्रेज ने इस विद्रोह का दमन करते समय भयंकर बर्बरता का प्रदर्शन किया था। कहां पर? बनारस में। इसलिए टी आर होम्स के द्वारा क्या क्या कहा गया
कि इस विद्रोह को बर्बरता व सभ्यता का संघर्ष बताया। किसने? टी.आर. होम्स के द्वारा। धर्मांधों व ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यह किसने कहा? एलिया रोज के द्वारा। वही आउटरम व टेलर के बारे में बात करें तो इन्होंने इसे क्या कहा? मुस्लिम षड्यंत्र था। क्या कहा? मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया था। आपको तो ध्यान रखना है कि मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? बर्बरता व सभ्यता के मध्य संघर्ष किसने कहा? यह बात आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है। वही बात करते नेक्स्ट शशि भूषण चौधरी के बारे में। तो सिविल रिबेलियन ऑफ एंड म्यूटनी ऑफ 1857, यह तो इनकी पुस्तक का नाम है। और इसमें इन्होंने इसे क्या कहा? यह क्या था? नागरिक विद्रोह था। क्या कहा इसने? नागरिक विद्रोह किसने कहा? शशि भूषण चौधरी के द्वारा। और इस विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटनी ने इसे क्या कहा? स्वतंत्रता संग्राम। यानी थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटनी में इस विद्रोह को क्या कहा गया? स्वतंत्रता संग्राम। वहीं भारतीय इतिहासकार थे, यानी भारत सरकार के कहने पर सुरेंद्र नाथ सेन ने, किसने? सुरेंद्र नाथ सेन ने इसे क्या कहा गया? 1857, सॉरी, इन्होंने क्या है, भारत सरकार के कहने पर एक पुस्तक लिखी थी इस विद्रोह पर 1857। आपसे इस पुस्तक के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के लेखक कौन थे? तो आपको जवाब देना है सुरेंद्र नाथ सेन। और सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ही थे। द ग्रेट रिवेलियन, यह पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? अशोक मेहता के द्वारा। वही बात करते हैं 1857 के विद्रोह के परिणामों को लेकर। किसको लेकर? कि 1857 के विद्रोह के परिणाम। तो साथियों क्या परिणाम थे? कि 1860 में बार्टल फेयर ने कहा कि यदि हमने भारत के लोगों को प्रशासन में सहभागी नहीं बनाया तो हमें हर बार भारत के लोगों की नाराजगी 1857 जैसे विद्रोह के रूप में देखनी पड़ेगी। यह किसने कहा? बार्टल फेयर के द्वारा। इस विद्रोह के बाद इलाहाबाद में नवंबर 1858 में कैनिंग ने विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि विक्टोरिया की घोषणा पत्र को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा किसने पढ़ा? कैनिंग ने। कब पढ़ा? 1858 में। कहां पर? इलाहाबाद में। यानी इलाहाबाद में नवंबर 1858 में कैनिंग के द्वारा विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। यह बात आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है लेक्चर जैसे एग्जाम में। साथ ही इसमें कहा गया कि अंग्रेज भारत में सीमा विस्तार नहीं अपनाएंगे, राजाओं को दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार दिए जाएंगे, धर्म जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किसमें कहा गया था? विक्टोरिया के घोषणा पत्र में। इस विद्रोह के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों को भी सीमित कर दिया गया। भारत का शासन चलाने के लिए भारत सचिव व उसके साथ 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। यह भी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का शासन चलाने के लिए भारत सचिव के साथ कितने सदस्यों की परिषद का गठन किया गया? तो आपको जवाब देना था 15 सदस्य थे उस परिषद में। यह भी प्रश्न पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस विद्रोह के बाद भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की महारानी के नियंत्रण में आ गया। यानी इस विद्रोह के बाद क्या हुआ? भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ? इंग्लैंड की महारानी के नियंत्रण में आ गया। वह भारत गवर्नर जनरल को वायसराय अर्थात ताज का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। इस विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश व भारतीय सैनिकों का अनुपात 3:2 किया गया। आपको यह भी ध्यान रखना है किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश व भारतीय सैनिकों का अनुपात 3:2 किया गया? तो आपको जवाब देना होगा पील कमीशन। कौन सा कमीशन? पील कमीशन।
तो साथियों आज की इस क्लास में हमने बात की किसके बारे में, 1857 के विद्रोह के बारे में। और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार आपको कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो साथियों मैंने इस क्लास के माध्यम से आपका बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया है और उस पॉइंट पर विशेष जोर दिया है जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, और जिन विद्यार्थियों के पास हमारे ये नोट्स हैं वह नोट्स सामने रख लें, और जो मैं हाईलाइट करवाऊँ उसे हाईलाइटर से प्रयोग कर लें, हाईलाइट कर लें, और एग्जाम टाइम पे उसी का रिवीजन कर लें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपके हाईलाइट किए हुए में से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा यह जो अनुभव है वह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और काफी मेहनत करने के बाद यह अनुभव आता है। काफी संघर्ष किया है और काफी पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है, और जो भी परीक्षा होती है उसमें किस किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका क्या है हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तब जाकर हमको यह आइडिया हो जाता है कि आपसे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है और किस पैराग्राफ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, और किससे कौन सा इंपोर्टेंट पॉइंट है जो सत्य असत्य कथन को लेकर आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, अच्छी लगी हो तो आप अन्य साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करने का कार्य अवश्य किया करें। साथियों इस एक घंटे में 1857 के विद्रोह जैसे टॉपिक को कवर करवाना, और इसमें बहुत अच्छे से कवर करवाना, यानी चाहे आप यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इतिहास विषय से किसी स्टेट के पीजीटी का एग्जाम दें, चाहे राजस्थान में होने वाले स्कूल व्याख्याता एग्जाम को टारगेट करें, तो साथियों आपका प्रश्न इस क्लास से मिलेगा। और जब अन्य टीचर इस टॉपिक को आपकी क्लास में करवाते हैं तो आपको पता है कम से कम 10-12 घंटे ले जाते हैं, यानी डेली 2 घंटे की क्लास हो तो वो 3-4 दिन तो इस टॉपिक में आराम से ले जाते हैं। लेकिन हमने क्या है इस 1 घंटे यानी करीब करीब 62-63 मिनट में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, और आपके सामने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से व्याख्या सहित पेश किया है। जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हाईलाइट किया है। तो साथियों मिलती है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।